हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म का। ये अंतिम पार्ट है, चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। थोड़ा सा कुछ व्यस्तताओं की वजह से ये वीडियो आने में समय लगा, लेकिन फिर आज के बाद कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे इसके पहले हमने बताया था कि कितनी सेल की अवस्था में पॉलन ग्रेन्स मुक्त होते हैं। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि साइकस में 3 कोशिका की अवस्था में, पाइनस में 4 कोशिका की अवस्था में और इफेड्रा में 5 कोशिका की अवस्था में जब पॉलन ग्रेन्स होते हैं तो वो पौधे से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हवा के द्वारा वो तैर करके फिर जाते हैं, वो फीमेल के पास पहुंचते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि जो पाइनस का माइक्रोस्पोर होता है वो उसका जो आउटर लेयर होता है, जिसे हम एक्साइन बोल सकते हैं, वो फैल करके 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस प्रकार की संरचनाओं को हम विंग्स कहते हैं। तो यहाँ से ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसका माइक्रोस्पोर या जिसका पॉलन ग्रेन्स विंग्ड होता है। तो यहाँ से जवाब होगा पाइनस। कि पाइनस का जो माइक्रोस्पोर होता है उसमें ऐसा लगता है कि 2 पंख लगे हुए हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो एक्साइन होता है, बाहर की लेयर होती है, वो बगल से फैल करके 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें पंख वाले पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं या विंग्ड पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा पाइनस। तो यहाँ से ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि जब ये परागकण पाइनस के पौधे से मुक्त होते हैं तो इतनी ज़्यादा संख्या में ये मुक्त होते हैं कि लगता है कि पीले बादलों की आंधी सी चल रही हो। तो वही यहाँ पे जिसे हम सल्फर शावर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर शावर किसमें देखने को मिलता है, या पीले बादलों की आंधी किस पौधे के परागकण के मुक्त होने से देखने को मिलती है। तो इसका जवाब हो जाएगा पाइनस। कि जो ये विंग्ड पॉलन ग्रेन्स हैं, जब ये पौधे से मुक्त होते हैं तो असंख्य संख्या में मुक्त होते हैं, और जब ये चलते हैं तो पूरा धूल भरी आंधी, जैसे पीले पीले धूल भरी आंधी चलती हो उस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। इसी को हम कहते हैं सल्फर शावर। तो यहाँ से ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि पीले बादलों की आंधी या सल्फर शावर हमें किसमें देखने को मिलता है। तो जब पाइनस के पौधे से परागकण मुक्त होते हैं तो उनका जो समूह है वो हमें पीले बादलों के समान दिखाई देती है। तो यहाँ से जो दोनों पॉइंट लिखा है, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर पाइनस का इम्पॉर्टेंट है, और दोनों पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड। यहाँ पर देखिए कि जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है, यन होता है, आगुणित स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर से होता है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही इंडोस्पर्म बन जाता है। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है यहाँ पर कि जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है, तो हैप्लॉइड। इसके बाद आप लोग जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि इंडोस्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और ये 3n होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पर आप डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। यद्यप डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ जिम्नोस्पर्म में भी जो हायर जिम्नोस्पर्म है उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है, तो वो हैप्लॉइड होता है, आगुणित होता है। आगुणित क्यों होता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है या फॉर्मेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है या फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है या फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म का विकास हो जाता है। इसके बाद द नंबर ऑफ आर्चिगोनिया इन फीमेल गैमेटोफाइट इज वेरिएबल, कि जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं इनके फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया की संख्या अलग अलग होती है। साइकस में ढेर सारी आर्चिगोनिया पाई जाती है, पाइनस में 2 आर्चिगोनिया मिलती है और नीटम में यहाँ पर कोई आर्चिगोनिया नहीं मिलती है, यहाँ पर फ्लावर्स पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आर्चिगोनियम नहीं मिलती है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इनमें से साइकस में आर्चिगोनिया की संख्या कितनी होती है फीमेल गैमेटोफाइट में, तो बहुत सी आर्चिगोनिया होती हैं। पाइनस में यही पूछ लेगा तो वहाँ पर केवल 2 आर्चिगोनिया होती हैं। इफेड्रा में पूछ लेगा तो वहाँ पर कोई आर्चिगोनिया नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर फ्लावर्स बनने लगते हैं। तो यहाँ जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं हर पॉइंट अपने आप में देख रहे हैं कि क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि जो जिम्नोस्पर्म की आर्चिगोनिया होती है, इसके आर्चिगोनिया में नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है। ये देखिए जो नेक कैनाल सेल आप देख रहे हैं और वेंटर ये एब्सेंट होती है। ध्यान दीजिएगा कि वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है लेकिन वेंटर एब्सेंट होता है। लेकिन क्वेश्चन वेंटर से नहीं पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि इनमें से किसमें नेक कैनाल सेल अनुपस्थित होती है। तो जिम्नोस्पर्म के आर्चिगोनियम जो होती है वहाँ पर नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है, और नेक कैनाल सेल एब्सेंट होने के नाते जो आर्चिगोनियम होती है छोटी होती है अपेक्षाकृत। जो आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा है, टेडोफाइटा में पढ़ा है, वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि इस तरीके से 2 लिड्स होती हैं, फिर यहाँ पर इस तरीके से नेक कैनाल सेल पाई जाती है, फिर यहाँ पर वेंटर होता था, फिर वेंटर कैनाल सेल पाई जाती थी। तो यही जो यहाँ बीच की नेक कैनाल सेल की 5-6 लेयर होती है वो एब्सेंट होती है यहाँ पर, इसलिए इनका जो आर्चिगोनियम होता है वो छोटा होता है, बौना होता है अपेक्षाकृत ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा के। तो वही चीज़ यहाँ से पूछा जाएगा कि इनमें से किस समूह में नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती हैं। तो विकल्प में दिया जाएगा ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे आपको लगाना है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में तो इसकी कोई बात ही नहीं रहेगी वहाँ पर आर्चिगोनियम की, क्योंकि वहाँ पर फ्लावर्स पाए जाते हैं तो वहाँ पर अलग स्ट्रक्चर मिलता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट इन पॉलन चैम्बर फार्मिंग ए पॉलन ट्यूब। यहाँ पर आपने पढ़ा है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका डेवलपमेंट पॉलिनेशन से पहले ही शुरू हो जाता है। परागण की जब क्रिया है उसके पहले ही शुरू हो जाता है डेवलपमेंट। तभी तो आपने पढ़ा है कि 3 सेल की अवस्था में साइकस से मुक्त होते हैं, 4 की सेल की अवस्था में पाइनस से मुक्त होते हैं और 5 सेल की अवस्था में इफेड्रा से मुक्त होते हैं। तो विकास तो शुरुआत वहाँ से होती है, लेकिन जो कंप्लीट डेवलपमेंट है इसका वो पूरा होता है पॉलन चैम्बर में जाके। जब वो पहुँचता है वहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट में, तो वहाँ पर पॉलन चैम्बर के अंदर इसका कंप्लीट डेवलपमेंट पूरा होता है और वहीं पर इसमें पॉलन ट्यूब का विकास होता है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये 2 पौधों में 2 अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। वहीं यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा है कि साइकस में ये एक हास्टोरियल की तरह कार्य करती है। हास्टोरियल का मतलब है कि पोषक पदार्थों को खींच करके ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रदान करती है, तो वो हास्टोरियल का काम करती है। और केवल स्पर्म कैरियर का जो काम करेगी वो करती है पाइनस में। तो यहाँ से ये पॉइंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि इनमें से किस पौधे में जो पॉलन ट्यूब है वो हास्टोरियम की तरह कार्य करती है, तो जवाब हो जाएगा साइकस में। और केवल स्पर्म कैरियर की तरह किस में कार्य करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा पाइनस में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन दोनों बनते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है द मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल एक्सेप्ट साइकस, कि साइकस को छोड़ करके जितने भी प्लांट हैं जिम्नोस्पर्म के उनमें
मेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं, उनमें गमन के लिए कोई अंग नहीं पाया जाता है। लेकिन जो साइकस का मेल गैमीट है ये लट्टू की तरह होता है, इस तरीके से जैसे लट्टू नचाने वाला होता उस लट्टू की तरह इसका आकार होता है और इसमें ढेर सारे सीलियम इस तरीके से पाए जाते हैं, कई पक्षमाविकाएँ इसमें मौजूद होती हैं। तो वही यहाँ पे पूछा जा सकता है कि टॉप शेप्ड एंथ्रोजॉइड्स किसमें देखने को मिलता है, तो टॉप शेप्ड या लट्टू के आकार का जो एंथ्रोजॉइड है ये हमें देखने को मिलता है साइकस में, और इसका एंथ्रोजॉइड पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा एंथ्रोजॉइड किसमें होता है प्लांट किंगडम में, तो इसका जवाब हो जाएगा साइकस में। वही यहाँ पे लिखा है इन साइकस द मेल गैमीट्स आर नेक्ड, मतलब नग्न होता है, टॉप शेप्ड लट्टू के आकार का होता है, स्ट्रक्चर विथ मेनी सीलिया, इसमें ढेर सारे सीलिया पाए जाते हैं। तो केवल साइकस का ही यहाँ पर एंथ्रोजॉइड गतिशील होता है, बाकी पाइनस का हो या इफेक्ट्रा का हो, किसी का भी हो, वो वहाँ पर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। अगला पॉइंट लिखा है एंथ्रोजॉइड्स ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट एमंग प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड जो है ये साइकस का ही होता है। ये पॉइंट हम बता चुके हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन नीटम एंड इफेड्रा, कि साइकस और पाइनस में तो सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन नीटम और इफेड्रा जो कि हायर जिम्नोस्पर्म है उसमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उस एम्ब्रियो में क्लीवेज होता है, विदलन होता है, अर्थात वो एम्ब्रियो टूट करके कई पार्टों में बट जाता है। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पाइनस का, कि क्लीवेज पाली एम्ब्रियानी किसमें देखने को मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा पाइनस में, कि पाइनस में हमें कौन सा क्लीवेज देखने को मिलता है, तो क्लीवेज पाली एम्ब्रियानी जो हमें देखने को मिलता है वो पाइनस में देखने को मिलता है। नंबर ऑफ कार्टिलिडान्स इन साइकस, साइकस का जो बीज है उसके बीज में कार्टिलिडान्स की संख्या साइकस में 2 होती है और पाइनस में मेनी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्लीवेज पाली एम्ब्रियानी जो पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ढेर सारे कार्टिलिडान्स बन जाते हैं पाइनस में। तो ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यहाँ से कि नंबर ऑफ कार्टिलिडान्स इन पाइनस, तो नंबर ऑफ कार्टिलिडान्स इन पाइनस मेनी होता है, बहुत से होता है। यहाँ पर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इफेड्रा की एक प्रजाति है ट्राइफुर्केटा, इसमें विविपेरस जर्मिनेशन देखने को मिलता है। विविपेरस जर्मिनेशन का मतलब है कि बीज जब पेड़ पर ही होता है, टूट कर गिरा नहीं होता है ज़मीन पर, तभी से उसमें जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो विविपेरस जर्मिनेशन किसमें देखने को मिलता है, तो इफेड्रा की एक प्रजाति है ट्राइफुर्केटा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कठिन करते वक्त एग्जामिनर आपको ये दे सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सीड ऑफ पाइनस इज विंग्ड, पाइनस का जो बीज होता है ये भी पंखदार होता है। इसके पहले आपने पढ़ा है कि पाइनस का जो परागकण होता है यहाँ पर वो विंग्ड होता है, लेकिन परागकण के साथ साथ इसका जो बीज है वो भी पंखदार होता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। पाइनस में कैसा होता है, एपीजियल होता है, और साइकस में कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। एपीजियल क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब बीज आप जमीन में बोते हैं तो बीज जब नया पौधा डेवलप होता है तो कभी कभी पत्ती के साथ साथ बीज का भी कुछ पार्ट जुड़ा रह जाता है, तो उसी को कहते हैं एपीजियल। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीज नीचे रहता है, पत्ती केवल ऊपर निकलती है, तो उसे कहते हैं हाइपोजियल। तो जब पत्ती के साथ साथ में बीज भी चिपका होता है तो उसे एपीजियल कहते हैं, और जब केवल पत्ती ऊपर निकलती है तो उसे हाइपोजियल कहते हैं। तो एपीजियल जर्मिनेशन हमें पाइनस में देखने को मिलता है और हाइपोजियल जर्मिनेशन हमें साइकस में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखा है पूरे जिम्नोस्पर्म में हमने इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है कि एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी इसका पढ़ाया है, साइकस स्पाइनस इफेक्ट्रा को अलग नहीं किया है। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर जिम्नोस्पर्म समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कल से कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।